नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और इन 30 प्रश्न के माध्यम से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या फिर बच्चों की सामाजिक श्रेणी, और डी है बच्चों के पाठ्य पुस्तकी ज्ञान की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो वहाँ पर हमारा सही उत्तर बनता है बच्चों की जो भाषिक पृष्ठभूमि होगी उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो बी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जा सकता हो या निकलता हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, वर्णों का वो समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो निश्चित रूप से हम उसे कहते हैं शब्द। जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए सही विकल्प होगा ए वाला। और प्रश्न काफ़ी सरल सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ रिक्त स्थान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिवेश के साथ में, रिक्त स्थान के साथ ही विकसित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें बनेगा वो बनेगा अंतरक्रिया से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये अलग सा गया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि भाषा जो होती है वो परिवेश के साथ अंतरक्रिया से ही विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? तो देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण किसे मानेंगे ये हमें देखना है। तो किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, समारोह का आयोजन करना, या फिर साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, सी है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, है ना, विषय पर आयोजन करना, और डी है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8वीं कक्षा के बच्चे हैं और निश्चित उनका भाषा आकलन हमें करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम बी विकल्प का चयन करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है साहित्यिक समारोह का आयोजन, क्योंकि 8वीं कक्षा के बच्चे साहित्यिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर 8वीं कक्षा के बच्चे के आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। अब एक शिक्षक के रूप में आप उसकी किस प्रकार से यहाँ पर मदद करेंगे? तो 4 विकल्प अपने सामने हैं। तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, या फिर बी है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस प्रकार बात की जा सकती है, और यहाँ पर सी है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि सामने के लिए कहेंगे, है ना। सामने से मतलब है कि जो भी डर उसके अंदर आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है उस डर से। और डी है उसे हमेशा बड़े बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा इसमें वो होगा प्रारंभ में हम छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर उसे देंगे। तो देखिए, क्योंकि जब हम उसे छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे तो निश्चित रूप से वो बात करने में खुल जाएगी और अपनी जो समस्या है उसको भी वो दूर कर पाएगी। तो यहाँ पर ए विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पठित अंश पर प्रश्न का निर्माण करवाने से। तो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है?
बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। यस, ये प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। डी है, बच्चों की ऊर्जा या समय व्यर्थ चला जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम पठित अंश मतलब जो पाठ जो भी अंश हमने पढ़ाया है उस पर हम बच्चों से प्रश्नों का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो बच्चों की पढ़कर जो समझने की योग्यता होगी उसका आकलन हमें पता चलेगा कि बच्चे यहाँ पर कितना इस जो पठित अंश है इसको कितना समझ पा रहे हैं। तो उनकी समझने की योग्यता का आकलन वहाँ पर हो रहा है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो ए विकल्प यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा कृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। तो देखिए, शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति कौन सी हो सकती है? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना, सी है शब्दकोश देखना और डी है व्याख्या करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति होगी वाक्य प्रयोग के द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना। जी हाँ, बी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं होगा? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर कहानी कथन के उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों कहानी कथन के माध्यम से बच्चों को शब्द भंडार, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का विकास बच्चों के अंदर होता है और लिखित रूप से परिचय ये उसके पक्ष में शामिल नहीं है। डी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। सी है, इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और डी है, इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यापक केंद्रित जो उपागम होगा उसकी विशेषता नहीं है, वो हमें देखना है और वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ये उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। तो ये सरासर यहाँ पर विशेषता इसकी नहीं है, क्योंकि ये जो अध्यापक केंद्रित उपागम होता है ये व्याख्यान से संबंधित ही होता है, क्योंकि यहाँ शिक्षक केंद्र शासित होता है, मतलब शिक्षक प्रमुख होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ रिक्त स्थान और कुछ तरीका अपनाया जाता है। पारंपरिक, सामान्य या फिर पुराना उपयोगी, नया उपयोगी, पुराना सामान्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए हम रिक्त स्थान और रिक्त स्थान तरीका अपनाते हैं। तो नवाचार का मतलब ही क्या होता है? नया और उपयोगी। इसमें विकल्प सी हो जाता है सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, टोली शिक्षण में कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है या बाहर के विशेषज्ञ सहयोग नहीं लिया जाता है, अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोली शिक्षण जो होता है यहाँ पर कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः 8-10 मिनट के पाठ में किसी एक संप्रत्यय को क्या कहा जाता है? प्रकरण का छोटा आकार, प्रकरण का बड़ा आकार, प्रकरण का सूक्ष्म शिक्षण या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम 8 से 10 मिनट के पाठ में किसी एक संप्रत्यय को कहेंगे प्रकरण का छोटा आकार। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्रम अवधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है और यह कथन किसका है? बी एम शोर का, एलन का, रायबर्न का या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कथन है बी एम शोर का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य शिक्षण में अध्यापक एक कालांश में अनेक रिक्त स्थान का प्रयोग करता है। तो सामान्य शिक्षण के अंदर अध्यापक जो होता है एक कालांश में अनेक कौशलों का या फिर सामान्य शिक्षण का, विशेष शिक्षण का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे अध्यापक एक कालांश में अनेक कौशलों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा इसके लिए सही होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले किसी एक कौशल में कुशलता अर्जित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाएगा? अल्पकालिक शिक्षण, दीर्घकालिक शिक्षण, अर्धवार्षिक या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य शिक्षण प्रयुक्त होने वाले किसी एक कौशल में कुशलता अर्जित करने के लिए किया जाता है अल्पकालिक शिक्षण। जी हाँ, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, डी है व्यर्थ का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पूर्णतः सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक ज्ञान अर्जन कर सके, बालक जीवन यापन कर सके, बालक भाषा में निपुणता प्राप्त कर सके, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बालक ज्ञान अर्जन कर सके, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बालक जो है निपुणता तो प्राप्त कर नहीं सकेगा, तो सिर्फ बालक का ज्ञान अर्जन यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ के पठन का स्तर होते हैं पाठ की पंक्तियों का वाचन करना, पंक्तियों को गहराई से पढ़ना, पाठ की पंक्तियों में निहित आशय को पकड़ना, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त डी सभी, क्योंकि पाठ के पठन स्तर का जो स्तर होते हैं, पाठ के पठन के स्तर, जिसमें वाचन, गहराई से समझना और पंक्तियों के आशय को पकड़ना, ये सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे होता है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध, भाषा के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम, तो ये होता है श्रवण कौशल से, है ना। बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संरचना का रूप है? वाक्य रूप, सूत्र रूप, कहावत रूप, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर संरचना का कौन सा रूप है, तो ये सभी होंगे, विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था? तो फ्रोबेल ने जो शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था वो थी यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति। जी हाँ, विकल्प ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकर्ता निम्न में से कौन है? पाणिनि, नवम चॉम्स्की, वाल्मीकि, डी में से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं पाणिनि, ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया यहाँ पर सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना, चलना, चारों में से कौन सा हमारा यहाँ पर उत्तर होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कि बालक सबसे पहले जो क्रिया सीखता है वो होती है भाव प्रदर्शन, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, निम्न में से क्या गद्य पद्य की विधा नहीं है? तो पद्य की विधा हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर पद, सोरठा, दोहा, रिपोतार्ज। तो यहाँ पर पद, सोरठा, दोहा ये सभी पद्य की विशेषता होती हैं, विधा होती हैं, पर रिपोतार्ज जो है ये गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। डी विकल्प इसमें उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पद्धति में किस पर बल दिया जाता है? छात्रों की क्रियाशीलता, वाचन पर, भाषा विकास पर, डी है उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी उपरोक्त सभी पर। आगे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोत्पादन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जब हम कुसुम शब्द का अर्थ बच्चों को देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या सबसे अच्छी पद्धति हो सकती, प्रविधि रह सकती है? वाक्य प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन, या पर्याय कथन। तो यदि बच्चे छोटे हैं, छोटी कक्षा के हैं, कक्षा 1-2 के हैं, तो देखिए वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है चित्र प्रदर्शन। जी हाँ, हम बच्चों को दिखा सकते हैं कुसुम और वहाँ पर किसी भी फूल का चित्र बना करके, तो बच्चे यह समझ पाते हैं कि कुसुम का मतलब फूल होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो देखिए, वर्णमाला पढ़ना और लिखना में पहला कार्य जो होगा पढ़ना कराया जाएगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी उसको लिखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। तो वह पहला कार्य हमारा वर्णमाला पढ़ना यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक स्वयं बहुत उद्धतन सामग्री होता है, इस कथन की सार्थकता है, क्योंकि शिक्षक अध्यापन कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, या फिर शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, शिक्षक प्रोजेक्टर का प्रयोग करना जानता है, शिक्षक ओवरहेड का
प्रोजेक्टर से पढ़ाता है। तो यदि हम देखें तो शिक्षक सहायक सामग्री करता है, प्रोजेक्टर से भी जानता है, सब कुछ है, परंतु इस कथन की सार्थकता किससे सिद्ध होती है? तो वो होती है विकल्प बी से, क्योंकि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, आयोजित शैक्षिक एवं शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। व्याकरण नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, या फिर अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, या फिर डी है सभी प्रकार से। तो देखिए, आयोजित कोई भी शैक्षिक कार्य है, वहाँ पर हिंदी शिक्षक का दायित्व होगा कि वो इन सभी साहित्यिक, व्याकरणिक, उच्चारण संबंधी सभी प्रकार से मार्गदर्शन करे। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना विधि, शब्दार्थ प्रणाली, या फिर डी है व्याख्या प्रणाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए जो सही विधि होती है वो होती है शब्दार्थ प्रणाली। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और क्वेश्चन आपको यहाँ पर कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द।